तो अक्सर अगर हम देखें तो जो अपर कास्ट और उस तरह के लोग हैं, जब शराब पीने का समय उनका होता है तो सबसे ज़्यादा दलित बस्तियों को ही चिन्हित करते हैं और दलित बस्तियों में ही जाके शराब पीते हैं। तो प्रधान का जब चुनाव आता है तो वो पंचायत स्तर पे गांव पे ये नहीं देखता कि ये किस जाति का है, किस कैटेगरी का है, उसके नीचे पैर छू लेता है, उसके घर में खाना खा लेता है। लेकिन जैसे ही चुनाव जीत जाते हैं और माला पहनते हैं तो उसके दूसरे दिन कहते हैं भैया मैं पूजा करके आया हूँ, अभी नहा के आया हूँ, थोड़ा सा दूर रहिएगा। और जैसे हम लोग पेट्रोल पंप में जाते हैं डीजल पेट्रोल के लिए, वैसे वहाँ पानी लेते हैं कि आप 2 डिब्बा लेके जाइए, आप 3 डिब्बा लेके। पहले का तरीका तो बहुत खतरनाक था कि हम अगर सामने निकल रहे हैं तो हम अपने दरवाजे पे भी नहीं बैठ सकते थे, कुर्सी पे या अपनी चारपाई पे अपने दरवाजे पे नहीं बैठ सकते थे। और रास्ते से निकल रहे हैं तो बहुत सोच समझ के निकलें कि उनके दरवाजे थोड़ा साइड से निकलें, उनका जो दरवाज़ा है, लीपा पोता घर है, उसमें हमारा पैर न पड़ने पाए। यहाँ 50% सफाई कर्मी जो अपर कास्ट का है वो अधिकारियों का अर्दली बना हुआ है, अधिकारियों के यहाँ खाना बना रहा है, वहाँ बाबू बन के बैठा है। वो कभी गांव की तरफ 15 साल से गांव की तरफ भर्ती होने के बाद देखा ही नहीं। यहाँ पर तो ये क्लियर है, जाति के आधार पे ही खबरें लिखी जाती हैं, जाति के आधार पर ही खबरें चैनलों में चलाई जाती हैं। नमस्कार, मैं हूँ मीरा देवी और आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी घटना की जो सिर्फ एक ज़िले की कहानी नहीं बल्कि इस देश की जातिगत हकीकत का आईना है। करीब 1 महीने पहले चित्रकूट ज़िले के करवी ब्लॉक के खोह गांव के रहने वाले केवल राम, जिन्हें लोग कल्लू के नाम से भी जानते थे, रात में अचानक उनकी तबीयत खराब हो जाती है और वो गायब हो जाते हैं। अगले दिन वो एक कुएं के पास गंभीर हालत में पड़े मिलते हैं। एक पूरा महीना जिंदगी और मौत से लड़ते रहे और आखिरकार 20 नवंबर को अस्पताल में उनकी मौत हो जाती है। कल्लू के घर वालों और उनके पड़ोसी लोगों का आरोप है कि कुछ सवर्ण जाति के लोग शराब पी रहे थे। उन्होंने शराब के लिए पानी मांगा। कल्लू ने कहा कि हम ना ही शराब पीते हैं ना पानी देते हैं। बस इतनी बात पर कथित तौर पर उन्हें घर में घुसकर बेरहमी से पीटा गया। कल्लू भीम आर्मी से जुड़े थे, लेकिन पुलिस पर आरोप है कि 1 महीने तक किसी तरह की ठोस कार्रवाई नहीं की गई। बस इतना बोल दिया गया कि आरोपी फरार हैं। अब सवाल ये है कि अगर आरोपी फरार हैं तो उन्हें पकड़ने की जिम्मेदारी किसकी है, पुलिस की या किसी नेता की? और दूसरा बड़ा सवाल कि ये हिंसा शराब के नशे की थी या जाति के घमंड से पैदा हुई थी? सामाजिक न्याय और आधिकारिकता मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि साल 2022 में सिर्फ उत्तर प्रदेश में दलितों के खिलाफ 15,000 से भी ज़्यादा मामले दर्ज हुए। यानी मामला एक गांव का नहीं है, पूरे प्रदेश का है। और जब आज उत्तर प्रदेश में एक मजबूत सरकार है और स्थानीय स्तर पर सत्ता भी तय है, तो क्या सवर्णों को खुली छूट मिल रही है? क्या सच में पुलिस इतना कमज़ोर हो गई है कि पूरे महीने तक कोई गिरफ्तारी तक नहीं कर पाती? इन्हीं सवालों पर आज खुल कर के बात करेंगे। आज हमारे साथ हैं भीम आर्मी के जिला संयोजक संजय कुमार जी, जो खुद लगातार जातिगत धमकियों और हमलों का सामना करते हैं। यहाँ के जो केवल राम जी हैं, उनको गांव में कल्लू नाम से लोग जानते हैं। अभी हाल ही में उनके साथ घटना हुई और घटना ये थी जो मीडिया में आई और जो हमने भी रिपोर्टिंग की, जिसमें उनके परिवार का आरोप है कि कुछ शराबी आए थे, वो शराब पी रहे थे, पानी उन्होंने मांगा, नहीं दिया उन्होंने, तो उनको बुरी तरह से मारा पीटा गया और ऐसी हालत हो गई कि वो 1 महीने तक एडमिट रहे और इलाज के बाद उनकी डेथ हो गई।
और वो भीम आर्मी के सक्रिय सदस्य थे। तो ऐसी घटनाएं क्या कहती हैं? ऐसी घटनाएं बहुत ज़्यादा हैं, मैंने यही कहा, लेकिन जो हमारे कल्लू भाई की हत्या हुई है वो बहुत एक तरह से साजिश के तौर पे हुई है, ताकि उसमें कोर्ट में जब पेश हों तो गैर इरादतन हत्या मानी जाए। इसलिए एक तरह से ये सोची समझी राजनीति थी जो उनके साथ हुई है। और रही बात शराब की, तो अक्सर अगर हम देखें तो जो अपर कास्ट और उस तरह के लोग हैं, जब शराब पीने का समय उनका होता है तो सबसे ज़्यादा दलित बस्तियों को ही चिन्हित करते हैं और दलित बस्तियों में ही जाके शराब पीते हैं। यहीं तक नहीं, हमारे दलित बस्तियों में शराब पीते हैं, हमारे युवाओं को सिखाते हैं। इसके जस्ट बाद हमारी बहन बेटियों पर भी बुरी नज़रें फिर वहाँ डालते हैं और ज़्यादा अगर उनसे बात करते हैं, हमारे लोग बहस करते हैं तो वहाँ मारपीट कर देते हैं। तो ऐसी घटनाएं हमेशा होती रहती हैं। कई घटनाएं हैं ऐसे। अभी पिछले साल एक घटना सीतलपुर में हुई थी। एक लड़के करीब 50 साल के थे, उनको खेत में काट दिया गया था। अभी तक उनके कोई आरोपी नहीं पकड़े गए। कई ऐसी घटनाएं हैं। शराब का ही मामला था एक आपके आरछबरेठी में, वहाँ पर भी ऐसी ही घटना हुई। फिर वो भी मामला टरका दिया गया। पिछले साल का ही मामला है, होली के समय का। तो मामले ऐसे हमारे जो एससी ओबीसी के साथ मामले होते हैं और जब अपर कास्ट करता है तो शासन प्रशासन इग्नोर कर देता है और कहीं ना कहीं उन्हें बचाने का काम शासन प्रशासन ही कर रहा है। अगर हम मजबूती से और कड़ी कार्रवाई करना शुरू कर दे तो ऐसी घटनाएं ना हो। और ये जो ठेके हैं शराब के, ये सबसे ज़्यादा आप देखिए तो सिर्फ दलित बस्तियों को चिन्हित करके खोले जाते हैं। अभी जैसे एक ठेका था हमारा अशोक गांव में, दारू का ठेका था। वहाँ के लोगों ने जब हमसे बताया तो हमने आंदोलन किया। जब हमने आंदोलन किया तो वो ठेका दलित बस्ती से हटाया गया। उसमें हमें धमकियाँ दी गई कि हम आपको देख लेंगे। हम कहा आप हमें बाद में देख लेना वो ठीक है, पर हमारी बस्ती में और जस्ट सामने प्राइमरी स्कूल भी है, आप वहाँ ठेका खोलेंगे, बच्चे बच्चियाँ पढ़ेंगे लिखेंगे, सामने आएंगे तो कोई दारू पी रहा है, कोई कुछ भी बोल रहा है। तो ऐसी ये सरकार की और वहाँ बैठे अपर कास्ट के जो लोग हैं, जातिवादी लोग हैं, उनकी ये सोची समझी राजनीति है। ये सोच समझ के कदम उठा रहे हैं कि ये कभी आगे बढ़ ना पाएँ। और मीडिया का, पुलिस का तो आपने बताया ही, मीडिया का, प्रशासन का, या कहूँ कि पंचायत स्तर का भी जो आपके या दलित समुदाय के प्रति रवैया है वो किस तरह का है? ये जो चुनाव पंचायत स्तर पे जैसे प्रधान होते हैं, तो प्रधान का जब चुनाव आता है तो वो पंचायत स्तर पे गांव पे ये नहीं देखता कि ये किस जाति का है, किस कैटेगरी का है, उसके नीचे पैर छू लेता है, उसके घर में खाना खा लेता है। लेकिन जैसे ही चुनाव जीत जाते हैं और माला पहनते हैं तो उसके दूसरे दिन कहते हैं भैया मैं पूजा करके आया हूँ, अभी नहा के आया हूँ, थोड़ा सा दूर रहिएगा। ये फिर लगभग 4 साल और 11 महीना तो पूरी तरह से हमारे समाज को झेलना पड़ता है। जब ये अपर कास्ट के लोग प्रधान बन जाते हैं या कुछ पद में रहते हैं गांव में, तो ये हमें लगभग 4 साल 11 महीना तो 4.5 साल तो झेलना ही पड़ता है। फिर 5-6 महीना जब समय बचता है तब फिर वापस धीरे धीरे बदलाव लाते हैं। और इसकी पीड़ा अगर कहें तो बहुत ज़्यादा होती है। हम गाँव में भी जाके बताते हैं कि अगर आपको देखना है तो आप पहले से देखिए कि हमारे साथ बराबरी में कौन था। 10 दिन का समय मत देखिए, 2 महीने का समय मत देखिए, हमें कौन सताया है, कौन हमें अधिकारों के लिए लड़ा है, कौन हमारे साथ खड़ा है और किस स्तर पे खड़ा है। इस हिसाब से हम चयनित करें लोगों को और चुनाव में वोट करें। चूँकि ये जो मत का अधिकार है हमें दिया गया है, बाबा साहब ने इतनी मुश्किल से दिया है और इस अधिकार को हम बेचें ना। और यही एक अधिकार है जिससे हम लोग सुरक्षित हैं और सुरक्षित रहेंगे। अगर इसको हम बचा लेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे और हमारा पूरा अधिकार मिल जाएगा। क्या लगता है जातिगत दबदबा ज़्यादा है यहाँ पर? और कौन से ऐसे लोग हैं, कौन से ऐसे समुदाय हैं, कौन सी ऐसी पार्टियाँ हैं जो इस तरह से हावी हैं? कुछ तो जातिगत मामला जो इस समय चल रहा है सत्ता के कारण चल रहा है। हमने कई घटनाएं देखी। अभी एक घटना की जिक्र करूं तो रैन बसेरा में एक घटना हुई थी।
एक बहन का बकरा गया था, उसमें काफ़ी हम लोगों ने आंदोलन भी किया और बकरा चोरी के उद्देश्य से बंद किया गया, क्योंकि कोई सामान किसी का बंद करेगा तो चोरी के उद्देश्य से ही अपने घर के अंदर रखेगा, बंद करेगा, और नहीं तो उससे कोई मतलब नहीं रहेगा, छोड़ देगा, बाहर पड़ा रहने देगा। और उसमें ज़िले के जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि इसमें किसी भी हालत में मुकदमा नहीं लिखना, उसमें मुकदमा नहीं लिखा गया। और जबकि उनके पीड़ित के खिलाफ मुकदमा लिखा गया, 4 लोगों के खिलाफ, लेकिन उनके खिलाफ मुकदमा नहीं लिखा गया। लोगों ने काफ़ी आंदोलन किया, लेकिन मुकदमा नहीं लिखा गया। अधिकारियों से बातचीत भी की, उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कोई मामला नहीं है, ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि जिससे मुकदमा लिखा जाए। तो हमने कहा जब आपके पास इस पक्ष में साक्ष्य नहीं है, लेकिन उनके खिलाफ मुकदमा लिखने के लिए ये साक्ष्य आप कहाँ से जुटा लाए? तो कहीं ना कहीं जातिगत भावनाएं तो है ही हैं, अधिकारियों के अंदर है, जो जिले में जिम्मेदार अधिकारी बैठे हैं, इनके अंदर जातिगत भावनाएं हैं। जो मंत्री मिनिस्टर आते हैं वो भी जातिगत भावनाओं से देखते हैं। और सबसे ज़्यादा हमारे जब SC/ST का पहली बात तो मुकदमा लिखा नहीं जाता। हमारे यहाँ जिम्मेदार अधिकारियों का कहना है कि SC/ST के मुकदमे जल्दी नहीं लिखे जाने चाहिए, लेकिन अगर लिखा भी गया तो विवेचना के दौरान 90% मुकदमा ख़त्म कर दिए जाते हैं। जो 10% हैं तो जो कोर्ट में जाओ तो कोर्ट में भी SC/ST के मामले में जो वहाँ साहब बैठे हैं न्याय करने के लिए, वो भी देखते हैं कि यार आरोपी तो मेरी जाति का है और ये SC है, तो उसको धीरे से निपटा देते हैं और बाइज्जत बरी कर देते हैं। हमारे क्षेत्र में, जब देहात क्षेत्र में आप जाइए, हमारे क्षेत्र में पानी की समस्याएं जब होती हैं तो गरीब लोग परेशान होते, 1-1 किलोमीटर 500-500 मीटर दूर पानी के लिए जाते हैं। देहाती क्षेत्र के लोग हैं तो उन्हें जाना पड़ता है। अब जब आते हैं यहाँ बताने के लिए अधिकारी कर्मचारियों से, तो हाँ हो जाएगा आपका, हमने देख लिया है, आपका अगले सत्र में हो जाएगा, बस हो जाएगा। लोगों को बहुत उम्मीदें थी कि ये जल जीवन मिशन के तहत ये तमाम पाइपलाइन चला दी गई है, लेकिन शायद है कि वो ज़मीन के अंदर ही पानी रहेगा, वो लोगों के पेट में नहीं जाएगा। अभी तक पानी चलाया नहीं गया कहीं, आपके इधर तरफ हाँ, पानी नहीं पहुंचा। चलाया गया। मानिकपुर क्षेत्र वैसे भी पाठा इलाका है, वहाँ पर पानी की बड़ी प्रॉब्लम रही है। गर्मी के समय में अगर आप पाठा क्षेत्र में हमारे चले जाएं तो शायद है कि एक दिन अगर टैंकर न जाए तो लोग प्यासों मरे। अभी भी की बात कर रहे हैं? अभी भी गर्मी का समय आने दीजिए और आपको मैं फ़ोन करके बुलाऊंगा कि चलिए दीदी देखिए आप कैसे यहाँ के लोग जीवन जी रहे हैं। लाइन लगा के लोग टैंकर में खड़े होते हैं, और जैसे हम लोग पेट्रोल पंप में जाते हैं डीजल पेट्रोल के लिए, वैसे वहाँ पानी लेते हैं कि आप 2 डिब्बा लेके जाइए, आप 3 डिब्बा लेके जाइए। तो पानी तो सबको लगता है ना, ये चाहे किसी जाति से मतलब थोड़ी नहीं है, वो तो हर इंसान को पानी की जरूरत है। जो गरीब तबके के लोग हैं तो इनके पास इतना पैसा तो है नहीं कि अपना खुद का ट्यूबवेल करवा लें, बोर करवा लें, लगवा लें। और जो कुछ बड़े लोग हैं वो अपने घरों में लगा लेते हैं, फिर वो किसी को पानी नहीं देते, पास पड़ोस को पानी नहीं देते। चलिए यही मैं आपको पाठा क्षेत्र में दिखाऊंगा, गर्मी का समय आने दीजिए, मैं आपको लेके चलूंगा और दिखाऊंगा कि दीदी देखिए 100 मीटर दूर ट्यूबवेल लगा हुआ है, लेकिन वो अपने ट्यूबवेल से पानी गरीबों को नहीं दे रहा, वहाँ टैंकर लेके जाना पड़ता है सरकार को। नहीं तो पानी क्यों नहीं दे रहा? क्या जाति के कारण? जाति कारण, जाति कारण। शायद लोग कहें कि छुआछूत या जाति भेदभाव बंद हुआ है, तो अभी दीदी बंद नहीं हुआ है। मैं इस बात को बिल्कुल मानता हूँ कि अभी उसी तरह से है, बस पहले कुछ तरीका दूसरा था, तरीका कुछ दूसरा है। पहले किस तरह का और अब का क्या तरीका है? पहले का तरीका तो बहुत ख़तरनाक था कि हम अगर सामने निकल रहे हैं तो हम अपने दरवाजे पे भी नहीं बैठ सकते थे, कुर्सी पे या अपनी चारपाई पे अपने दरवाजे पे नहीं बैठ सकते थे। और रास्ते से निकल रहे हैं तो बहुत सोच समझ के निकलें कि उनके दरवाजे थोड़ा साइड से निकलें, उनका जो दरवाज़ा है, लीपा पोता घर है, उसमें हमारा पैर न पड़ने पाए। पहले ये परिस्थितियाँ थी। अगर वो पानी दें तो मैं खुद पानी पिया हूँ, इस तरह मुझे पानी पिलाया गया था। लेकिन जैसे ही दादी आई, बहुत भयानक प्यास लगी थी मुझे, और मैं गया, उसका लड़का मेरा दोस्त था, मैं कहा यार पानी प्यास लगी, मुझे पानी पिला दो। तो कहा ठीक है, मैं मम्मी से मंगा रहा हूँ पानी। जैसे उसकी मम्मी पानी लेके आई तो मैं सोचा नहीं छू रही तो नीचे रख देंगी, मैं अपना उठा लूँगा, उठा के पी लूँगा। उन्होंने कहा ऐसा पानी हाथ करो,
फिर मेरे साथ आज भी वो 3-4 दोस्त हैं मेरे। मैंने कहा मेरी प्यास ख़त्म हो गई और मैं चला आया हूँ। आज भी वो शब्द मुझे याद है। ग्राम पंचायत इटोवा है, रामनगर ब्लॉक का, आपको बता दूँ, वहाँ का रहने वाला हूँ। और वहाँ ऐसी स्थिति थी, मैंने ये दर्द झेला है। मेरे छोटे भाई को सिर्फ गौतम लिखने के लिए इंटर कॉलेज में मारा गया था। लोग जो गौतम टाइटल लगा रहे हैं, इंटर कॉलेज में सन 2018 में, बहुत दिनों की बात नहीं है, सन 2018 में मेरे छोटे भाई को मारा गया था। उसमें हमने केस किया। फिर तो आप जब इस तरह के मुद्दों को उठाते हैं, ये जो दर्द है आपका वो मैं समझ सकती हूँ। पानी आपको पीने के लिए इस तरह से पानी पीना मुझे बहुत कष्टदायी लग रहा है। वो आपका दर्द आपके बताने से भी वो झलक रहा है। तो जब इस तरह के दर्द और लोगों के साथ में आप सुनते हैं, या और भी मुद्दे होते हैं जिन पर आप खुद में काम करते हैं, तब आप किस तरह के पीड़ा दर्द के साथ काम करते हैं और फिर उसमें आपकी क्या चुनौतियाँ होती हैं? अब हम जो दुख झेल चुके हैं, शायद लोग, कोई कहते हैं बहकाने वाले लोग हमें आकर के कि भैया ये घटना ऐसी नहीं हुई जिसमें आप लड़ रहे हैं। चूँकि ये गलत तरीके से लोग आज लड़ते हैं, ऐसे कोई भेदभाव नहीं है, ऐसी भावनाएं नहीं हैं। तो मैं सीधा कहता हूँ कि भैया मैं ये दर्द सह चुका हूँ, तो मुझे पता है कि क्या होता है। जब मेरे भाई को मारा पीटा गया था तब मैंने यही देखा था। और आज जब समाज में जाता हूँ और जब समाज का दर्द देखता हूँ तो वो दर्द मुझे याद आता है, और उसी तरीके से फिर लड़ाई लड़ता हूँ मैं समाज के लिए। क्योंकि वो दर्द मैंने सहा है तो मैं जानता हूँ कि हमारे समाज के लोग वो दर्द सह रहे हैं और उसके लिए हमें लड़ाई लड़ना चाहिए। तो चुनौतियाँ क्या रही हैं अब तक में? चुनौतियाँ, आप अपनी जर्नी बताइए, कब से हैं आप भीम आर्मी में हैं, या आप कहाँ से शुरुआत करे हैं थोड़ा-सा? मैं तो भीम आर्मी में जिला संयोजक हूँ। हुँ, इसके पहले भीम आर्मी का एक कार्यकर्ता बन के काम करता रहा, लेकिन साल बताइए? मैं 19-20 से आया हूँ भीम आर्मी में कार्य करने के लिए। हुँ, तो कार्यकर्ता बन के ही काम किया था मैंने, कोई पद नहीं लिया था। और फिर सन 2024 में मुझे जिला संयोजक बनाया गया, जुलाई के महीने में। जब से मैं लगातार दिन रात समाज के लिए जितना भी मुझसे हो सकता है मैं काम करता हूँ। 7 बजे 8 बजे सुबह निकल जाता हूँ और शाम को 7-8 बजे ही घर जाता हूँ। जितना लोग मजदूरी करते हैं, मैं समाज के पीछे मजदूरी करता हूँ, समाज के लिए काम करता हूँ। तो मुझे भी ये ईमानदारी से काम करना पड़ता है। चूँकि वो दर्द मैं सहा हूँ तो मैं समाज के हर दर्द को सहता हूँ। हर घटनाओं में जब जाता हूँ देखता हूँ तो वो मुझे कुछ पुराने दिन याद आते हैं और उसकी लड़ाई फिर लड़ता हूँ। तो आपकी किस तरह की चुनौतियाँ हैं? चुनौतियाँ हमारी ये हैं कि जैसे अब हमारी एक समस्या हो जाती है, आर्थिक समस्या सबसे पहले हमें आ जाती है। कहीं से कोई फ़ोन आ गया या कहीं जाना है तो फिर हम अपने लोगों से संपर्क करते हैं कि भाई हमारे सामने अभी चुनौती खड़ी है। चूँकि आर्थिक समस्या है, हमारी गाड़ी वहाँ तक नहीं जा सकती, नहीं जा पाते। चूँकि 24 घंटे समाज के लिए काम करना तो आर्थिक समस्या तो बनी ही रहेगी। जहाँ से जाते हैं गुजरते हैं तो लोगों के मुंह से निकलता है ये जा रहा है, उस संगठन वाला जा रहा है, उनका जा रहा है। ये भी झेलना पड़ता है, सुनना पड़ता है। गांव में जिस रास्ते से जाते हैं तो लोग, तमाम लोग गालियाँ भी अपने सामने दूर से दे देते हैं, तो सुनते हैं, निकल जाते हैं। चूँकि कभी ऐसा भी आता है समय कि कुछ समय के लिए शेर भी पीछे मुड़ता है, तो हम उन लोगों से नहीं बात करते जो दूर से, हमें ज़रूरी नहीं कि वो हमें ही कह रहे हैं। ऐसी चुनौतियाँ हम झेलते रहते हैं। किसी किसी दिन जैसे हम जाते हैं, सुबह 7 बजे निकलता हूँ, 8 बजे निकलता हूँ। अभी आज भी मैं बता दूँ तो अभी चाय, सिर्फ एक चाय पिया हूँ, बस सुबह से एक चाय पिया हूँ, उसी चाय के सहारे चल रहा हूँ। और ये चुनौतियाँ झेलते हुए समाज में काम करता हूँ। जब शाम को बच्चों के पास जाता हूँ तो बच्चों के पास भी ये होता है कि पापा आए हैं, कहाँ से आए हैं, तो उन्हें भी सांत्वना देते हैं, बेटा चिंता मत करो, सब ठीक होगा। क्योंकि हमारे बाबा साहब ने कितना संघर्ष किया है, मानवर साहब कांसी राम जी ने कितना संघर्ष किया है समाज के लिए, तो हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है कि इस समाज के लिए हम भी कुछ संघर्ष करें।
कभी और किसी तरह की चुनौती आई, कभी अटैक या धमकी, इस तरह की चीज़ें भी? होती रहती हैं ये तो। अभी तो नॉर्मली धमकियाँ मिली हैं, नॉर्मली अटैक हुए हैं, तो उसको हम ज़्यादा अभी उजागर भी नहीं किए हैं, क्योंकि अभी नॉर्मल बात लोग कह देते हैं, देखिए शांत रहिए, नहीं फिर आगे समझा जाएगा। कई जगह हुआ है। अभी जैसे रैन बसेरा वाले मामले में ही हमें कहा गया था, धमकी दिया गया था कि अब शांत हो जाओ। मैंने कहा नहीं, शांत नहीं होना है। फिर उसके बाद हमने आंदोलन किया। कई घटनाएं हैं। एक राजापुर में एक घटना हुई थी 1 साल पहले, उसमें भी मुझे रात को 2 बार धमकियां आईं, लेकिन मैं नहीं हटा, वहाँ भी जा कर के और लड़ाई लड़ करके और अपने समाज के खिलाफ जो किस अन्याय तरह की धमकी थी वो? धमकी थी कि आप अगर इनके साथ खड़े होंगे तो आप आते जाते हैं, कभी भी कोई घटनाएं हो जाएंगी। तो मैंने कहा मुझे कोई समझ परवाह नहीं है, लेकिन समाज के लिए अगर मुझे कुछ हो भी जाए तो मैं समाज के लिए खड़ा हूँ। बहुत सारे विज्ञान में बहुत आगे हैं, आधुनिकता बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी अभी जातिगत घटनाएं इतनी होती हैं जिनकी बात करना शायद एक बेकार सी बात लगती है। लोगों को लगता है ये क्या 20 सदी में अब जातिगत रिपोर्टिंग की भी बात करते हैं, जातिगत मुद्दों की भी बात करते हैं। तो उसमें मीडिया, जो स्थानीय मीडिया है, उसका किस तरह का रोल रहता है? क्या लगता है आपको कि उतनी कवरेज मिलती है जो और मुद्दों को कवरेज मिलती है? जो स्थानीय मीडिया है हमारी, तो पहले तो मैं भी इससे जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैं ये दर्द झेलता हूँ, देखता हूँ। अगर वो समझते हैं कि ये मामला एससी का है और इसमें जो आरोपी है, जो घटनाक्रम करने वाला है, वो हमारी अपर कास्ट का है, तो मीडिया उसको दबा देती है, उसको छापने का काम ही नहीं करते। किसी भी अखबार में या किसी भी चैनल में फिर उसको नहीं चलाया जाता। यहाँ पर तो ये क्लियर है, जाति के आधार पे ही खबरें लिखी जाती हैं, जाति के आधार पर ही खबरें चैनलों में चलाई जाती हैं। अभी देखिए हमारे केवल राम के ऊपर घटना हुई, कितने लोगों ने खबर चलाई थी। अभी हाल ही की एक घटना बता दूं, रामनगर ब्लॉक में एक सफाई कर्मी है, वो सफाई कर्मी बेचारा परेशान है, उससे नोटिस काट करके फर्जी तरीके से 5,000 रुपये वसूलने का काम एडीओ पंचायत करते थे रामनगर के अनुराग पांडे। हम नहीं कह रहे, वो सफाई कर्मी हमसे बताया, हमने आरोप नहीं लगाया, वो सफाई कर्मी हमसे बताया, और वो वीडियो बना के भी वायरल किया था। सफाई कर्मी आत्महत्या करने का प्रयास किया, उसने लिख कर डाला कि मैं जा रहा हूँ आत्महत्या कर लूँगा। जैसे हमें खबर चली, हम तुरंत भाग करके रामनगर गए और उसको समझाने का काम किया कि भाई तुम आत्महत्या करोगे तो तुम्हारे बच्चों का क्या होगा, भविष्य कैसे चलेगा, और शायद तुम खड़े रहोगे तो तुम्हारी लड़ाई में हम तुम्हारे साथ खड़े हैं और तुम्हें पूरा न्याय दिलाएंगे। हमने ज्ञापन दिया डीएम साहब को, अखबारों में सबको दिया, लेकिन एक भी अखबार के पन्ने में नहीं छपा। अगर वही अनुराग पांडे जी की जगह पर, मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ, अगर अनुराग पांडे जी की जगह पर आरोपी कोई और होता, कोई वर्मा होता, कोई चौधरी होता, तो पूरे अखबार में फर्स्ट पेज में खबर छप के आती। लेकिन इस खबर को किसी पत्रकार ने नहीं छापा। तो क्या जातिगत तो है ही है, जबकि ऑडियो रिकॉर्डिंगें थी, सब कुछ था। अब हम सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते ज्ञापन दे दिए तो अधिकारी हमें पार्टी बना करके बुला करके बोले आप अपना बयान लिखो। मैंने कहा पार्टी अगला व्यक्ति है, मैं तो कोई पार्टी नहीं हूँ, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। अगर किसी का दर्द है तो मैं वहाँ खड़ा हो जाऊँगा और उसकी लड़ाई लड़ूँगा। उसका वेतन नहीं देते थे, वेतन रोक देते हैं आज भी। सफाई कर्मी, हमारा सफाई कर्मी सबसे ज़्यादा अपना ही है शेड्यूल कास्ट का, तो सबसे ज़्यादा परेशान करते हैं। और ये जो सफाई कर्मियों का मामला, एक और आपको बता दूं कि यहाँ 50% सफाई कर्मी जो अपर कास्ट का है, वो अधिकारियों का अर्दली बना हुआ है, अधिकारियों के यहाँ खाना बना रहा है, वहाँ बाबू बन के बैठा है। वो कभी गांव की तरफ 15 साल से गांव की तरफ भर्ती होने के बाद देखा ही नहीं कि गांव कैसे है, मुझे सफाई कैसे करना है। और जो बेचारा गरीब सफाई कर रहा है उसे नोटिस काट रहे हैं और उससे पैसा लेते हैं, उसे परेशान करते हैं, उसका पेरोल नहीं बनाते। तो ये आज भी ये जातिगत भेदभाव चल रहा है हमारे लोगों के साथ। कोई भी कहते हैं कि जाति
भेदभाव खत्म हुआ है। तो जिसको देखना है वो मेरे साथ चले, और मैं ऐसे गांव देहातों में ले चल के उन्हें दिखाऊंगा, अपने चित्रकूट में दिखाऊंगा कि कितना जातिवाद चित्रकूट ज़िले में हावी है, और किस तरह से यहाँ बढ़ते हुए उभरते हुए हमारे जो चेहरे हैं, जो हमारे नवयुवा आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें कैसे दबाया जाता है, कैसे सताया जाता है, मुकदमों से, फर्जी मुकदमे लगवा करके उन्हें दबाया जाता है, धमकाया जाता है, किसी तरह से सिलेंडर हो और हमारा आदमी आगे बढ़े। तो ये जातिगत भेदभावपूर्ण ही काम करते हैं अपर कास्ट के लोग। SC/ST जो एक्ट है उसको लेकर के मतलब कि क्या उस समुदाय में जागरूकता है, लोग उसका इस्तेमाल करते हैं? SC/ST एक्ट है, जो SC/ST एक्ट का प्रयोग तो करते हैं हमारे लोग, लेकिन पूर्ण रूप से कर नहीं पाते। जो दलित समुदाय है और जो जनरल कैटेगरी है, वो दोनों एक दूसरे को टक्कर देने में ऐसे बहुत आक्रामक है दोनों, ऐसा क्यों है? टक्कर देने में आक्रामक नहीं है, ये तो कह रहे हैं कि टक्कर देने में आक्रामक है, क्योंकि दलित समाज जो आप है, ऐसा करोगे तो हम ये करेंगे। हाँ, जो हमारा दलित समाज है ये सिर्फ अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है, ये सिर्फ अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है। हम सिर्फ अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उन्हें टक्कर देने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन उन्हें ये बुरा लगता है कि अपने अधिकार जब ले लेंगे, अधिकार इनका मिल जाएगा, तो फिर हमारे नीचे कौन आएगा। इस वजह से वो टक्कर मानते हैं, लेकिन हम टक्कर नहीं मानते। हम सिर्फ ये कहते हैं कि हम अपना अधिकार लेना चाहते हैं, हमारा समाज अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है, न कि किसी को टक्कर दे रहा है। और आपको लगता है कि इसका भविष्य आगे कुछ अच्छा होने वाला है? भविष्य ज़रूर अच्छा होगा, क्योंकि इतने समय से इतना अच्छा हुआ है। अगर बाबा साहब थे, उन्होंने संविधान लिखा, आज इतना समय आया, इतना परिवर्तन आया है। और ज़रूर एक बार समाज अगर चाह लिया और सामाजिक परिवर्तन ला करके राजनीतिक चाबी हथिया लिया, तो बदलाव आ जाएगा। कितना साल लगेगा? और साल तो लगेगा, संघर्ष करने में साल तो लगता है बहन जी, चाहे जितना भी हो। हाँ। लेकिन फिर भी संघर्ष जारी रहेगा जब तक कि मंजिल नहीं मिल जाती। संजय कुमार गौतम जी के हिसाब से अभी ये है कि इसका भविष्य काफ़ी लंबा है, काफ़ी संघर्ष है, और हम इन मुद्दों को बेकार नहीं समझें, इन पर विचार करें, इन पर विमर्श करें और इन मुद्दों को हटाने में अपनी भागीदारी निभाएं।